नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको विदित है, आज है 25 मई। आज होना था डीएलएड का पेपर। डीएलएड का पेपर सी सेट हम पे पहुंच चुका है, तो हमने भी थोड़ा बहुत अभी मैथ वाला पोर्शन तो सॉल्व हो रहा, तो हम तब तक आपके लिए लेके आए हैं जीएस वाला पोर्शन। जीएस वाला पोर्शन में देखूंगा मैं कौन कौन क्वेश्चन आए थे, क्या क्या इन पे बात करा रहा हूँ। डीएलएड क्या होता है? डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड एक बीटीसी प्रकार का एक है, बीएड की तरह एक डीएलएड भी होता है। ये मेन जो होता है प्राइमरी टीचर के लिए होता है। तो इसका पेपर था आज, इसी पेपर पे हमारी चर्चा होगी। तो देखिए, पेपर सेट हम पे सीआर का है, सी सेट का पेपर है हम पे, तो इसी सी सेट पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम पार का, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो अधिकतम क्षेत्रफल पर जो खेती होती है वो चावल की होती है। ऑप्शन सी इस चीज़ का सही होगा। उत्तराखंड के परिवेश में देखेंगे हम तो गेहूं इसका आंसर आता है, जबकि भारत के परिवेश में देखेंगे तो चावल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा हम पे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सीधा आंसर आएगा ऑप्शन बी, सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रवि की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। यहाँ सिलिकॉन की चिप ज़्यादा बनती है, इसलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, बेंगलुरु सही होगा। फिर चौथे क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत में जो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है ये तापीय ऊर्जा संयंत्र है। लगभग 67% बिजली भारत में तापीय ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त होती है। 4% नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से लगभग 22% के करीब हम पे जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है इन चीज़ों से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज होता है ये आरबीआई रेगुलेट करता है, तो इसलिए आरबीआई के नियंत्रण में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी को 1971 बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। यही पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम पहले। भारत में उत्तराखंड, ऑप्शन बाई ऑप्शन चले। उत्तराखंड हमारा राज्य है, तो उत्तराखंड में तो हुए थे, गोवा में भी हुए थे। अब हम पे 2 ऑप्शन बचे, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर में भी चुनाव हुए थे, जबकि मिजोरम, ऑप्शन बी, मिजोरम में चुनाव नहीं हुए थे। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मिजोरम में चुनाव नहीं हुए थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अशोक सारनाथ से लिया गया। अशोक की लाट के नीचे लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्यागा था 820 ईस्वी में केदारनाथ में। अभी यहीं पे शंकराचार्य की समाधि जो है कि विस्तृत रूप से डेवलप किया जा रहा है, पर्यटन के लिए बनाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि है 820 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे देह त्यागा था। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, नमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? नमोनिया, ऑप्शन सी, फेफड़े को ग्रसित करता है नमोनिया रोग। तो जो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े, इसका सही आंसर मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हम पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो निम्न में से किस राजा ने के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो अफगानिस्तान बोलूं तो यह किताबों में अभी जो इसका उल्लेख आएगा वो आएगा कंधार।
कंधार नाम से इसका उल्लेख किया जाता है। तो ये होगा, इसका ऑप्शन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कंधार भारत का हिस्सा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हम पे, सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? सिक्कों के अंतिम गुरु, तो सिक्कों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने की थी, तो ये सिक्कों के अंतिम गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिक्कों के प्रथम गुरु थे। तो सीधा जो ऑप्शन आएगा 13 का आएगा गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन सही आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में प्रथम यूरोपीय कौन था? सभी को पता है, ऑप्शन डी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आए थे 1498 में, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो राजा राम मोहन राय, और भाई ऑप्शन भी चले हम तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का जो संपादन किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। बंगाल गजट, हिंदू पत्रिका और केसरी, ये तीनों राजा राम मोहन राय से थी नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, हम बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस टाइम सब सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए इसका आंसर भी जो बनेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश बनेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो देखिए आगरा, पहला आगरा आने का क्रम देखो है तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी आगरा राजधानी लाया था। फिर अकबर के टाइम पीरियड में भी आगरा रही थी। फिर शाहजहां राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा, शाहजहां राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करता है, इसका आंसर डी सही होगा, शाहजहां। फिर उत्तराखंड का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिलती है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है कालसी। देहरादून क्षेत्र में पड़ता है कालसी, यहाँ पे अशोक का एक अभिलेख है, भी वो नहीं 13 अभिलेखों में से एक अभिलेख है कालसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कालसी अभिलेख इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हुआ था। यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में। पेशावर में जो पेशावर कांड के नाम से इसे जाना जाता था, यहाँ पे गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे तथा गोली चलाने से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। तो ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे ये घटना घटी थी। तो आ जाइए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हम पे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत कौन सा होगा? इस क्वेश्चन को करेंगे हम बाई ऑप्शन, ऑप्शन वाइज देखिए कैसे ऑप्शन डिलीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन है विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार होगा। गलत। अगर तापमान में वृद्धि हो रहे हैं तो सारे हिमनद गलने शुरू हो जाएंगे, बाद में यहाँ तक कि हिमनद सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए तो बना नहीं। फिर देखिए सागरीय जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, हो सकता है ये ऑप्शन, क्योंकि जब हिमनद पिघलने शुरू हो जाएंगे तो जो सागर का तल है ये तल में वृद्धि होता है, जो द्वीप समूह है डूबने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ऑप्शन बी हम पे हो जाएंगे प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना। प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना कोई बैठता नहीं है, क्योंकि ठंड तो होगी नहीं, गर्मी बढ़ेगी। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा
ऑप्शन डी भी है हम पे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों कभी हो नहीं सकते, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा, सागरीय जल स्तर में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हम पे भूकंप से संबंधित है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग जो होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। इस बार का पेपर थोड़ा जीएस में बेसिक बना है, तो तब भी देखते हैं। चलो आगे चलते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती है? अधिकतम भाषाएं, हमारा ही तो एक देश है भारत, भारत ही में तो सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, भारत इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हम पे नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड 1982 में स्थापित था। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक कहते हैं इसे, नाबार्ड को। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें देखना है कौन सुमेलित नहीं। भाई ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन डी से शुरू करता हूं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बिल्कुल सही है। चार मीनार हैदराबाद में, ये भी सही है। जामा मस्जिद दिल्ली में, ये भी सही है। हवा महल उदयपुर में, हवा महल जयपुर में है। भाई साहब ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। तो जो 24 का आंसर बनेगा हवा महल, इसका आंसर आएगा, हवा महल आएगा जयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 25, सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में डाला गया? सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी हम कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये भारतीय संविधान में डाला गया है। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बराबर, तो 4 बराबर, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 4 बराबर इक्वलिटी जो दिखाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन ए आजकल विवादों में रहा था, बीच में उत्तराखंड सरकार ने भी कहा था हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, तो इसलिए चर्चाओं में था। क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, करंट अफेयर से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। आपने सुना ही होगा कि एक आईएएस ऑफिसर हमेशा किस रैंक तक जाता है? जो मैक्सिमम रैंक होती है एक आईएएस ऑफिसर की, वो होती है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव तक लास्ट आईएएस ऑफिसर जाता है। तो ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव, जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होगा वो कैबिनेट सचिव होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। अब 28 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अधिकतम अंतराल 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होगा वो 6 माह होगा। 6 माह के भीतर मीटिंग होना जरूरी है। 6 माह के अंदर मीटिंग होना जरूरी है कैबिनेट की। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका जो आंसर बनेगा हम पे, आंसर होगा इसका 86वां संविधान संशोधन 2002 से ये जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है हम पे, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना जाता है क्योंकि भाई ऑप्शन देखो, विशेष रासायनों की सहायता से उगाया जाता है। ऑर्गेनिक में हम किसी रासायन का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही डिलीट हो जाएगा। यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ये भी सही बनना। अधिक महंगा है, बनेगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी
इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो अब चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन हम पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, फिर स्वास्थ्य एवं पोषण ये भी होता है, सकल नामांकन दर ये नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हम पे आएगा, ऑप्शन सी। फिर देखिए हम पे एक और क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन सही बैठेगा हम पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? ओजोन की जो अधिकतम सांद्रता पाई जाएगी, ऑप्शन सी समताप मंडल, समताप मंडल में ही हमें ओजोन पाई जाती है, इसलिए जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। 33 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हम पे सही आंसर बनेगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में गर्मी भी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत पड़ती है, इस कारण यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट इसका सही आंसर बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आओ 35, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा हो बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा भारत की लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम पे, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। ऑप्शन बी 36 का ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। एक क्वेश्चन पे और आ जाइए, एक थोड़ा घुमा के दिया था इस बार क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक, ऑप्शन ए रामदेव। बाबा रामदेव भी सही खेल गया आयोग, पर रामदेव था नहीं इसका आंसर। योग जो था, योग दर्शन के जो प्रतिपादक आ जाएंगे पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं। ऑप्शन घुमाने के लिए आयोग ने इस बार रामदेव भी दिया था, बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत घूमे होंगे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन बी डेनमार्क, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, यहीं पे सर्वाधिक पंचक्कियाँ होती, पंचक्कियों के माध्यम से ये देश पन बिजली भी बनाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन हम पे क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। 39 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ऑप्शन ए हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर मिलेगा। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बाई ऑप्शन, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जब मानव जब यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें इसे हम हिंदी में कहेंगे। भाई ऑप्शन देखें, प्रतिरक्षा तंत्र में क्षति हो सकती है, फेफड़ों में कैंसर थोड़ा मुश्किल है, त्वचा का कैंसर जरूर, अमाशय में अल्सर कोई मतलब बनता नहीं। तो देखिए एक और तीन हमें मिलते हैं ऑप्शन सी में, तो बाई ऑप्शन करेंगे हम इसे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन सी इसका हमें सही आंसर मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये तो सभी से रिलेटेड है, आजकल चैटिंग तो हर कोई करता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग आप देखो, चैटिंग एक से करते हो आप, कभी हो ही नहीं सकता। आजकल तो सब खिलाड़ी लोग हैं यार, माहिर हैं लोग चैटिंग करने में, एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं। तो सबको ये क्वेश्चन तो बेसिक है आपके लेवल का, आपका लेवल का तो देखिए सीधा आंसर मिल रहा है, सत्य नहीं है। तो चैटिंग हम एक से नहीं करते हैं। देख रहा अपना व्हाट्सएप खोल के, कभी एक ही से कभी नहीं होगी चैटिंग, होगी तो हज़ारों से होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, विश्व पूछा है, राष्ट्रीय नहीं पूछा। वर्ल्ड का देखें तो
5 अक्टूबर ऑप्शन बी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के परिवेश में देखें तो भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 42 का जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अलीशा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है। बेसिक क्वेश्चन है। अलीशा रोग साइंस में आ जाता है, ग्रुप सी में से साइंस का रोल है नहीं, तब भी देख लेते हैं हम। अलीशा रोग एड्स के लिए जो होगा वो अलीशा रोग होगा। कैंसर के लिए CA टेस्ट होता है, कैंसर के लिए CEA या CA 125 भी कहते हैं हम, CA 125 या CA होता है। तो चलिए अगले चलते हैं, बाद में कभी डिस्कशन करेंगे इस बारे में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल। बेसिक सा क्वेश्चन है। आधिकारिक तौर पे उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है फुटबॉल है। फुटबॉल को वर्ष 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया है फुटबॉल। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। वर्ष 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे ये पेरिस में होंगे। फिर वर्ष इसी के बाद जो अगले होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे। इससे पहले जो वर्ष 2020 के तो 20 में तो हुए नहीं थे, 2021 में लॉकडाउन के कारण 2021 में हुए थे, वो हुए थे टोक्यो में। तो ऑप्शन 45 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी पेरिस में 2024 के ओलंपिक होंगे। फिर देखो विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 46 विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक आएंगे APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर इनकी बुक मिलती है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 47 देखो किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2011 के लिए तीलू रेतली पुरस्कार सम्मान उत्तराखंड सरकार देती है। तो उत्तराखंडी से देखियो, इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट बाई ऑप्शन भी चल सकते थे हम। उत्तराखंड से एक ही नाम है वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया को तीलू रेतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो एक तो नेपाल से लगती है, एक चाइना से लगती है। चाइना से भी 3 लगते हैं। चाइना से देखें तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल से देखें पिथौरागढ़ भी लगता है। फिर उधम सिंह नगर और वो वाला चंपावत वाला एरिया लगता है। तो देखिए जो टोटल होंगे 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ना निर्वाचित पूछा है ना मनोनीत पूछा है, तो जो भी आएगा हमारा बाई ऑप्शन चलते हैं हम। तो हम पे प्रकाश पंत, ऑप्शन ए प्रकाश पंत उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए करंट का क्वेश्चन आया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस पे आजकल भी देखते हैं हम, आजकल न्यूज़ में बहुत रह रहा। हाल ही में यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस चलाए जाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। भाई ऑप्शन देखें, सूर्य होप केदारनाथ के लिए चला था। ऑप्शन राहत भी पता नहीं। फिर ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। तो ये था हमारा DLED का पेपर जो आज हुआ था 25 मई को। इसका GS वाला पोर्शन, अभी मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व हो रहा है। तो हम जल्दी ट्राई करेंगे कि मैथ्स वाला पोर्शन अलग वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप भी देखिए अपना नंबर। वैसे तो पेपर बहुत बेसिक टाइप का बना है, थोड़ा बहुत करंट का पोर्शन इसमें अच्छा है। फिर भी उम्मीद करते कि आप लोगों ने 40+ यहाँ पे स्कोर किया होगा, तो बहुत ज़बरदस्त है, आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। खूब वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।